आज यहाँ रांची के कुटियातू मैदान में चौहत्तरवें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे खिजरी विधायक विभाग के वन विभाग के सभी पदाधिकारीगण और साथ में हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका आज के इस वन महोत्सव में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं, जोहार है। आज 74वें इस वन उत्सव में आमतौर पर तो हम लोग इस दिन वृक्षारोपण का काम करते हैं और ये वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार राज्य में जंगलों को कैसे बचाया जाए, पेड़ों को कैसे बचाया जाए, इस कड़ी में कुछ नई चीजों को जोड़ने का शुरुआत हुआ है। आप सबको मालूम है कि झारखंड के लिए जंगल कितना महत्व है और झारखंड के नाम से ही आपको सुनने से ये लगेगा कि ये जंगलों का प्रदेश है। जब राज्य अलग हो रहा था तो कुछ लोगों ने इस राज्य का नामकरण में भी बदलाव करने का प्रयास किया था कि ये झारखंड नहीं बल्कि वनांचल इसका नाम हो, लेकिन हमारे आंदोलनकारी नेताओं ने सदियों से इस राज्य को झारखंड के रूप में ही देखा और झारखंड के लिए और इस राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। यहाँ के मूलवासियों ने, यहाँ के आदिवासियों ने और एक अंतोगत्वा लंबी लड़ाई के बाद 30-35 साल 40 साल की एक लंबी लड़ाई, लंबी आंदोलन, अनगिनत लोगों की शहादत, कुर्बानी के बाद आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में ये राज्य बना। और जैसे कि हमारे आंदोलनकारियों की आंदोलन ही झारखंड राज्य के लिए हुआ था, तो नाम भी इसका झारखंड पड़ा। झाड़ झंकड़ों का ये प्रदेश झारखंड प्रदेश इस देश में सबसे अलग और कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। इस राज्य को
हम लोग तो जल जंगल जमीन के लिए यहाँ के लोगों ने इस राज्य को अलग करने का काम किया। यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को जल जंगल जमीन से ही मतलब रहा। लेकिन आपको इस बात का भी जानकारी होगा कि इस राज्य को जल जंगल जमीन के लिए तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया का लोग और देश का लोग इस राज्य को खनिज संपदा के लिए ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि इस राज्य में देश का लगभग 40-42% खनिज संपदा इसी राज्य में निकलता है, चाहे वो कोयले के रूप में हो, चाहे लोहे के रूप में हो, चाहे और किसी खनिज संपदा के रूप में हो। कोई ऐसा खनिज संपदा धरती में नहीं है जो इस राज्य में नहीं है। जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली खनिज है, जिसको परमाणु कहते हैं, उसका खनिज भी हमारे राज्य में। और परमाणु को लेकर पूरे दुनिया में आजकल लोग अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे बहादुर देश के रूप में गिने जाते हैं, और उससे जो परमाणु जिससे बनता है उसका खनिज हमारे राज्य में मिलता है। लेकिन इससे इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को बहुत ज्यादा ना लेना देना रहा, ना लगाव रहा, और ना ही हम कहें आज के दिन में उसका बहुत ज्यादा उसको फायदा भी मिल पाया। हाँ, जरूर इस खनिज संपदा को निकालने के लिए यहां के लोग बड़े पैमाने पर विस्थापित जरूर हुए। जो भी हल्का फुल्का किसी को मुआवजा मिला तो मिला, परिवार में किसी एक आदमी को नौकरी मिला तो मिला, नहीं तो वो भी नहीं। क्योंकि यहां के लोगों की जो संस्कृति है और यहां की जो सभ्यता है, वो बिल्कुल ही अपने आप में एक अनूठा है। और ये अपने इसी खूबसूरत वादियों के साथ जीना, मरना, रहना, सब कुछ इसी पर इनका निर्भर करता था। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में कई ऐसे विकास की कड़ियां भी जुड़ती जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं मानव जीवन में और मानव सभ्यता के लिए भी बहुत चुनौती भरा है। और इसी को लेकर आज क्लाइमेट चेंज पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज जंगलों को कैसे बचाया जाए, इस पर काम किया जा रहा है। जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे या हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, उस समय क्लाइमेट चेंज की चर्चा नहीं होती थी।
उसमें वृक्षों को, जंगलों की बचाने की मुहिम नहीं चलाई जाती थी। वो लोग इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, लेकिन उन अनपढ़ लोगों ने, उन गरीब लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जंगलों को अपना जीवन का एक अभिन्न अंग समझा। लेकिन इस गतिशील मानव को आज ऐसे जगह पर आकर के खड़ा होना पड़ा है जहां कई सारी चुनौतियों के साथ वो जूझ रहा है। रांची कभी एकीकृत बिहार में समर कैपिटल हुआ करता था। जब बिहार में गर्मियां बढ़ती थी तो विधानसभा सत्र झारखंड में होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का वातावरण रहा हो। अभी भी यदा कदा आप सुनते होंगे रांची के आसपास ही सर्दी के समय में बर्फ जमते हुए आपको दिखाई देता है। यहां कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वो सारे पेड़ आपको देखने के लिए आज भी मिलेंगे जो बर्फीले पहाड़ों में पाए जाते हैं। आज वैसे भी कुछ पेड़ आपको दिखेंगे जहां 12 महीना बारिश होता है, उन जगहों के पौधे यहां आपको दिखेंगे। यहां कभी चाय के बागान भी हुआ करते थे। लेकिन ये सारे विलुप्त हो गए। ये समस्या कहीं ऊपर से नहीं आया है जो आज के दिन में इतनी सारी हम बड़े बड़े तंबू लगा करके चर्चा कर रहे हैं। ये खुद से खड़ा किया गया समस्या है। और इस विषय के लिए खुद ही इसका समाधान अगर हम ना निकालें तो इस समस्या किसी के समाधान की बस की बात नहीं है। कोई इसका समाधान नहीं कर सकता, कोई संस्था, कोई एजेंसी नहीं कर सकती, कोई कानून नहीं कर सकता। जब तक हर व्यक्ति इस बात के लिए संकल्पित ना हो कि आज किसी भी कीमत पर हमें राज्य को हरा भरा रखना है, अपने घर को, अपने आंगन को हरा भरा रखना है। हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं। अभी कई ऑनलाइन प्रोग्राम भी आपके सामने उद्घाटन किया गया। इससे पहले जब वन महोत्सव था, उस वन महोत्सव में मैंने विभाग से कहा था कि आप राज्य के अंदर एक ऐसा टोल फ्री नंबर जनरेट कीजिए
और राज्य के लोगों को बताइए इस नंबर पर जंगल में कोई भी पेड़ की कटाई हो, अवैध खनन हो, इस तरीके की घटनाएं हो तो उस नंबर पर लोग फोन करें और उस पर विभाग तुरंत कार्रवाई करे। हालांकि ये तो मैंने बोला जरूर, लेकिन मुझे विभाग ने दोबारा नहीं बताया कि हमने ये टोल फ्री नंबर चालू किया। लेकिन आज पता चला कि ये टोल नंबर फ्री काम कर रहा है। हजारों की संख्या में शिकायतें भी आई है और निष्पादन भी हो रहा है। और आप उस टोल फ्री को यहां उपलब्ध कुछ जो किताबें हैं इसमें नीचे पे आप देखेंगे 1800889263 इसका नंबर है। लेकिन आज वन महोत्सव के अवसर पर ही सही हम लोग जितने भी एकत्रित हैं यहां पर सभी लोग कम से कम इस संकल्प के साथ जाएं। आज यहां जितने लोग हैं सभी लोग मिलकर अगर एक एक पेड़ भी लगा लें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो मैदान है वो जंगल से भर जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि आप पूरा जंगल ही आप एक आदमी बैठ के रोपने लगे, उसको अगोरने लगे। आप एक ही पेड़ बचाइए। अभी पीसी साहब ने कहा कि आप अपने जन्मदिन पर, अपने माता पिता के एनिवर्सरी पर कई ऐसे दिनों को आप यादगार बना सकते हैं इसके माध्यम से, और इस बात का वो गवाह भी रहेगा और आपको वो दिखेगा भी। अब बहुत सारी चीजें महंगी महंगी, कोई गिफ्ट आप देते हैं किसी को भी, पता नहीं कुछ दिनों के बाद उस गिफ्ट का क्या असर होगा, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं अगर वो वृक्ष आप अपने जन्मदिन पर, अपने माँ बाप पर, अपने बच्चों के जन्मदिन पर लगाता है तो जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा पेड़ भी वैसे ही बड़ा होता जाएगा। अंतोगत वह पेड़ ही आपको एक ऐसा चीज उसकी पहचान के रूप में याद दिलाएगा जो आपको सदैव अपने बच्चे या अपने उस महत्वपूर्ण दिन को ताजा करेगा। तो ये एक बड़ा मनुष्य के साथ एक अलग तरीके का प्रकृति का जुड़ाव होता है। इस जुड़ाव के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली वगैरह की हालत क्या है आप देख रहे हैं। आज के दिन में यहां झारखंड में शायद हम लोग कार्यक्रम कर पाते, हम उस मौसम से गुजर रहे हैं। लेकिन बारिश का भी पता ही नहीं चल रहा है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। लेकिन तंबू लगा करके हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि बारिश लगता है होगा, नहीं तो खुले मैदान में करते, इतना बड़ा पंडाल का पैसा भी बचता। ये क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है। आज समय किसी का इंतजार नहीं करता।
इसलिए समय रहते अपनी अपनी जिम्मेवारी को हम संभालें। हमने तो शहर विशेषकर जहां सबसे अधिक वृक्षों को नुकसान होता है, शहर में लोग जंगलों को काटकर कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देते हैं। बड़े बड़े 10 तल्ला, 20 तल्ला, 30 तल्ला, 40 तल्ला, यहां तो अब 50-100 तल्ले तक लोग जाने लग गए। इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बनाने लगा है और पूरा शहर को कंक्रीट से ढक दिया। हमने तो कानून भी बना दिया अब कि शहर में जो आदमी एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप जितना पेड़ लगाइए उतना 5 यूनिट बिजली फ्री पाइए। तो ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है, लेकिन वास्तविक में इससे अलावा हटके ये काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो जिस तरीके से पानी पीने के लिए अभी हम लोग मारामारी कर रहे हैं, कल स्वच्छ हवा के लिए हम लोग मारामारी करने लगेंगे। तो विशेष कुछ नहीं, ये एक जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण कड़ी का आज ये महोत्सव है। ये कोई परिसंपत्ति बांटने का नहीं, ये कार्यक्रम है, बल्कि मानव जीवन से जुड़ी हुई विषय पर यह कार्यक्रम है। तो आप निश्चित रूप से इसके साथ जुड़ें। सरकार कई तरीके से आपके साथ खड़ी है। आप उसके सहयोग में, हम लोगों ने तो जैसे कि पहले भी आपको बताया गया 2 करोड़ से भी अधिक वृक्ष इस वर्ष लगाए जाएंगे। हमने बिरसा हरित ग्राम योजना भी चला रखी है, जिससे फलदार वृक्ष लगाने का इस साल 50,000 एकड़ लक्ष्य निर्धारित किया है। और मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत जो रैयत जमीन पर पेड़ लगाना चाह रहा है, उसको 75% अनुदान राशि पर अनुदान दिया भी जा रहा है, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ भी ले सकें और पर्यावरण को सुरक्षित भी कर सकें। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब यहाँ वेबसाइट भी बना हुआ है, वेबसाइट में जाएं, चीजों को समझें। अभी यहाँ हमारे राज्य में हाथियों का चहलकदमी अक्सर देखने को मिलता है। और हाथियों का चहलकदमी को मैं बुरा नहीं मानता। आज वो लोगों के बीच में आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कारण भी हम ही है। उसका जंगल उजाड़ दिया तो कहां जाएगा बेचारा? वो आएगा ही आपके घर दरवाजे में। उसका आने जाने का रास्ता आपने बंद कर दिया, वहां लंबी लंबी सड़कें बना दी, तो जाएगा कहां? लेकिन आज उनको भी संरक्षित करना है, खुद को भी संरक्षित करना है। इसके लिए भी ऐप सरकार ने लॉन्च किया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग को इसकी जानकारी अधिक से अधिक दी जाए कि हाथियों का मूवमेंट किधर है किधर नहीं, इससे उनको जानकारी मिलेगा और पहले से ही थोड़ा सतर्क रहें, नुकसान ना हो। हम लोगों ने तो इस बार जो हाथियों के द्वारा
ग्रामीण क्षेत्र में गांव को, घरों को नुकसान पहुंचाया जाता था, उसका भी नुकसान का भरपाई जो पहले बहुत कम था, मिट्टी के घर होते हैं, उन सब का मुआवजा भी बहुत अधिक बढ़ा दिया। कितना किया पता नहीं, कितना मुआवजा बढ़ाया? हाँ, लगभग जितना आपको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास जो जितना मिलता है उतना आपको मुआवजा मिलेगा, ये भी हम लोगों ने कर दिया ताकि गरीब लोगों को फिर वो प्लास्टिक के घर या किसी झोपड़ी में ना रहना पड़े। तो हम लोग अपने तरीके से जो सहयोग करने का प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से ये आम जनों की भागीदारी से ही ये इस अभियान को बचाया जा सकता है। इसलिए विभाग से भी हमारा ये कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ें और उन्हीं के साथ मिलकर इस अभियान को और मजबूती दें, आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं बातों के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोहार।